हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेंसेस पर बेस्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। आज हम सबसे पहले टेंस के बारे में जानेंगे। टेंस क्या होता है, टेंस के कितने प्रकार हैं ये भी हम देखेंगे, और उसको ट्रांसलेशन में हम टेंसेस का कैसे यूज़ करते हैं और उस पर आधारित नियमों का यूज़ करके ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। ट्रांसलेशन हम हिंदी से इंग्लिश में भी सीखेंगे और साथ ही साथ इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन कैसे बनाए जाएं, ये सारी जानकारी हम अच्छे से लेंगे। आज के वीडियो में हम ये टेंसेस वाला टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से कवर करेंगे, जो सभी प्रकार की एकेडमिक एग्जाम्स के लिए, एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस यदा कदा पूछ लिए जाते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल। इससे पहले हम 2 वीडियो और भी बना चुके हैं, जिनमें हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को बहुत डिटेल से हमने डिस्कस किया है। आज हम देखेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। आइए शुरू करते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन को जानते हैं। फ्यूचर टेंस के बारे में हम देखेंगे तो सबसे पहले जानेंगे फ्यूचर टेंस किस प्रकार का टेंस होता है और इस टेंस को कैसे पहचानेंगे ये भी हम देखेंगे। और फ्यूचर टेंस के दूसरे जो पार्ट्स हैं, जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बहुत डिटेल से हम इनके बारे में जानेंगे ताकि टेंस से रिलेटेड अच्छे से समझ आप बना पाएं। तो आइए शुरू करते हैं आगे वीडियो को। ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं सबसे पहला टेंस, दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि हिंदी में जब कोई सेंटेंस लिखा होता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि किसी भी वाक्य के लास्ट में यदि आपको होगा, होगी, होंगे इस प्रकार के वर्ड्स लिखे हों तो नो डाउट वो फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस ही है। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के दूसरे सेंटेंस के बारे में भी जान लें कि फ्यूचर सेंटेंस जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे। तो देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को देखें तो हम सीधे बात करते हैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट जब करना हो, हिंदी टू इंग्लिश करना हो, तो इंग्लिश वाला जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या सेल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। क्योंकि बहुत सारे नियमों को हम लिखा है, आप लोग याद करें, इट्स वेरी वेरी वर्डनसम। सो सीधे हम बात करते हैं एक स्ट्रक्चर की, जिसे आप अगर याद कर लेते हैं तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है और उसका ट्रांसलेशन करना हो तो ये फॉर्मेट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट, उसके बाद विल या सेल्फ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जानना है कि आई के साथ और बी के साथ हम सेल्फ हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इसके अलावा दूसरे सभी ऑब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो यू हो, चाहे दूसरे प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट हो जैसे कि दे, उन सब के साथ हम विल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो दिस इज वेरी वेरी की पॉइंट आई थिंक। सो ये अगर आप जान गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल को देखेंगे। हिंदी में एक लिखा हुआ एक सेंटेंस है, मोहित कविता पढ़ेगा। आप देख रहे हैं, मोहित कविता पढ़ेगा, ये हिंदी का वाक्य है। अगर इसको ट्रांसलेशन इंग्लिश में करना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लेंगे। सब्जेक्ट है मोहित, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो मोहित के साथ हम विल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और आप देख रहे हैं इस प्रकार का सेंटेंस बनेगा, मोहित विल रीड ए पोएम। बहुत ही सरल है इंग्लिश को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना। अगर आप इस तरीके से स्ट्रक्चर का फॉलो करते हैं तो बहुत आसानी से आप ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे।
तो मोहित विल रीड ए पोएम। एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम आई सब्जेक्ट का यूज करेंगे, जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा। यह एक हिंदी का वाक्य है, इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो मैं की इंग्लिश आई और आई के साथ शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो सेंटेंस कैसे हुआ, आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। बहुत ही सरल तरीके से आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को जान लिया है। तो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, जैसे फ्यूचर टेंस में कल की इंग्लिश टुमारो होती है, पास्ट टेंस में हम कल की इंग्लिश यस्टरडे लगाते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सी जानकारी आपको थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के दूसरे सेंटेंस को भी। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव मीन्स ऐसे सेंटेंस जिनमें नहीं शब्द का प्रयोग किया गया हो या नेगेटिव वर्ड का यूज किया गया हो। स्ट्रक्चर हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और अब हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ विल शैल और उसके साथ नॉट लगा करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और बाद में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। थोड़ा सा चेंज करेंगे, केवल हमने यहाँ नॉट वर्ड को ही जोड़ दिया है। अब हम एक एग्जांपल से इसको जानने की कोशिश करते हैं। मोहित कविता नहीं पढ़ेगा। स्टूडेंट्स, हमने केवल एक ही वर्ड को चेंज किया है, दैट इज नहीं। नहीं सब जोड़ दिया और सेंटेंस अफर्मेटिव वाला ही है। तो मोहित कविता नहीं पढ़ेगा, इंग्लिश कैसे बनाएंगे, मोहित विल नॉट रीड ए पोएम। अब मैं दूसरे एग्जांपल को देख लूं जिसमें हमने प्लूरल सब्जेक्ट का यूज किया है, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। अब इसकी इंग्लिश बनानी है, तो इंग्लिश क्या होगी, आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, राइट। अब आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे करेंगे और उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि मैं पहले भी कई वीडियोज में आपको बता चुका हूँ कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जनरली दो प्रकार के होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनमें क्या शब्द सबसे आगे होता है और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें इंट्रोगेटिव वर्ड इन क्वेश्चन जो पूछने वाले वर्ड्स हैं उनको बाकी के बीचों बीच यूज किया जाता है। तो इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सबसे पहले यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या शब्द पहले आएगा तो उनका स्ट्रक्चर होगा विल या शैल और सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। एग्जाम्पल के यूज करके हम देखते हैं। एग्जाम्पल को देखेंगे, क्या मोहित कविता पढ़ेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने उसी एग्जाम्पल को बार बार सिर्फ इसलिए रिपीट किया है ताकि उसके प्रति आपकी अच्छे से समझ बन जाए। तो क्या मोहित कविता पढ़ेगा, तो विल मोहित रीड ए पोएम। आई होप दिस इज वेरी सिंपल ट्रिक एंड यू गेट टू नो। सेकेंड वन इज, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। क्या मैं कल स्कूल जाऊंगा, वही सेंटेंस है, केवल हमने क्या वर्ड को जो कि इंट्रोगेटिव वर्ड है और सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाता है उसको यूज किया है। तो शैल आई गो टू स्कूल टुमारो और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो आई होप फ्यूचर इंडेफिनिट के तीनों प्रकार के सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव को आपने भली प्रकार से जान लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंस को, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बनाएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ेंगे। अभी इंटरोगेटिव का दूसरा जो सेंटेंस है जिसमें हमको WH वर्ड का यूज करना है तो उनको भी कुछ जान लेते हैं कुछ एग्जांपल की हेल्प से। जैसे लिखा है, इंटरोगेटिव वर्ड का सबसे पहले यूज करेंगे तो WH वर्ड आगे लगा देंगे, इनको WH वर्ड भी कहते हैं। WH वर्ड विल शैल सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सो एक एग्जांपल से इसको जानेंगे। रमन कल क्या लिखेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो क्या वर्ड है वो सेंटेंस के बीचों बीच में है
अगर शुरू में आ जाता तो इसका स्ट्रक्चर दूसरा बदल जाता। तो कैसे बनाएंगे इंग्लिश इसकी? व्हाट विल रमन राइट टुमारो, व्हाट विल रमन राइट टुमारो, इस प्रकार से हमने उसको सॉल्व किया है। दूसरा एक एग्जांपल और देख लेते हैं, हम तुम्हारी मदद क्यों नहीं करेंगे। ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्यों इसमें इंटरोगेटिव वर्ड का यूज किया गया है, अतः इसकी अंग्रेजी बनाते समय हमको ध्यान रखना है, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लगानी है। तो व्हाई शैल वी नॉट हेल्प यू। सो गाइस, आई होप आप बहुत अच्छे से फ्यूचर इंडेफिनिट के सभी सेंटेंस को समझ चुके हैं। अब हम अगले सेंटेंस की बात करते हैं, फ्यूचर टेंस के दूसरे टेंस की बात करते हैं, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान सबसे पहले हमको समझनी होगी। तो हिंदी वाले वाक्यों हम देखेंगे तो वाक्य के सबसे अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये शब्द सबसे पहले जरूर दिखाई देंगे। यदि इन शब्दों को हमने पकड़ लिया है तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि ये लिखा हुआ सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के तीनों सेंटेंस को जानेंगे, जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है तो उसका स्ट्रक्चर हमारा इस प्रकार से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद विल या सेल लगा करके बी वर्ड को जोड़ देंगे, मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो ध्यान देने वाली बात है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में विल सेल हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन कंटिन्यूअस में विल सेल के साथ साथ बी वर्ड को जोड़ देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब होगी विल बी, सेल बी। इसका ध्यान रखेंगे और एक एग्जांपल की सहायता से मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल लिखा देख रहे हैं आप, रत्नेश त्रिपाठी वीणा बजा रहा होगा। बहुत अच्छे से समझना है, सेंटेंस के अंत में लिखा है रहा होगा, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ही है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो उस स्ट्रक्चर का यूज करते हुए हम बनाएंगे रत्नेश त्रिपाठी विल बी प्लेइंग वीणा। यस, दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम प्लूरल वर्ड के साथ यानी आई सब्जेक्ट के साथ इसका एक सेंटेंस बनाएंगे। तो मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँगा, बिल्कुल ठीक, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँगा। अब इसकी ट्रांसलेशन करना होगा, तो हम देखेंगे आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और आई होप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को आपने जान लिया है। स्टूडेंट्स, मैं सलाह दूंगा इस प्रकार के और भी सेंटेंस आप अपनी टेक्स्ट बुक इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है उसमें से बहुत सारे सेंटेंस करके देखिए, ताकि इस समझ को आप अच्छे से बना पाएं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें कि किस प्रकार की समस्या आपके सामने है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके लिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को जान लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ हमको थोड़ा सा चेंज करना होगा। ये नॉट वर्ड है, इसे हम हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ बी और विल सेल के बीच में लगाते हैं। पूरा स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो सब्जेक्ट, विल सेल, नॉट, बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर को बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और इसे अपने नोटबुक में भी नोट कर लें और बार बार इस प्रकार के सेंटेंस का यूज करेंगे। तो आई होप बहुत ही सरल तरीके से ट्रांसलेशन की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी और अच्छे से आप टेंसेस कर पाएंगे। देखते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल्स को समझेंगे, हिंदी के एग्जाम्पल को इंग्लिश को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। आप एग्जाम्पल की बात करते हैं, रत्नेश त्रिपाठी वीणा नहीं बजा रहा होगा।
ये सेंटेंस केवल हमने नहीं शब्द को जोड़ दिया है और अफर्मेटिव वाले सेंटेंस को ही यहाँ लिख दिया है। तो रत्नेश त्रिपाठी विल नॉट बी प्लेइंग वीणा। इस तरीके से बहुत ही सरल तरीके से आपने नेगेटिव सेंटेंस समझा है। मैं आई वर्ड के साथ कैसे यूज करते हैं, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँगा। ये एक सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस का नेगेटिव। इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। तो बहुत ही सरल एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और आई होप ये आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। वही बात मैं दोबारा दोहराता हूँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक वैसे सेंटेंस जिनमें क्या शब्द होता है और क्या शब्द लगा करके क्वेश्चन किए जाते हैं, और दूसरे वैसे सेंटेंस जिनमें दूसरे क्वेश्चन वर्ड्स का यूज किया जाता है। सबसे पहले हम ऐसे सेंटेंस को देखेंगे जिनमें क्या शब्द सबसे आगे आता है। तो यह फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है विल शैल, सब्जेक्ट बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और हाँ, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल न भूलें, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से इसको देखेंगे। क्या सुनील पतंग उड़ा रहा होगा? क्या सुनील पतंग उड़ा रहा होगा? एक हिंदी का सेंटेंस है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? विल सुनील बी फ्लाइंग द काइट? गुड, दिस इज द सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव। अब हम एक दूसरे सेंटेंस को भी जान लें, दूसरे एग्जांपल का यूज करके देखेंगे। क्या मैं कल बाजार जा रहा हूँगा? इंग्लिश की बात करें तो शैल आई बी गोइंग टू मार्केट टुमारो? तो स्टूडेंट, आई होप इस कॉन्सेप्ट को भी आपने जान लिया है। अब हम इंटरोगेटिव में ही WH वर्ड का यूज करके कैसे क्वेश्चन को करें उनको भी जानेंगे। सो स्टूडेंट, आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वैसे सेंटेंस हैं जिनमें जनरली क्वेश्चन वर्ड को सेंटेंस के बीच में रखा जाता है, राइट। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे, उसके बाद विल या शैल लगा करके सब्जेक्ट और बी जोड़ देते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में इंटरोगेटिव साइन भी लगा देते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। सुनील पतंग कब उड़ा रहा होगा? यहाँ हम देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड को कब, जो क्वेश्चन वर्ड है, इसको बाकी के बीच में यूज किया है। अब इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे, कब की इंग्लिश होगी व्हेन। क्या होगी? व्हेन विल सुनील बी फ्लाइंग द काइट? बिल्कुल ठीक, यहाँ हमको जोड़ना है व्हेन वर्ड को आगे जोड़ना है, क्योंकि WH वर्ड व्हेन विल सुनील बी फ्लाइंग द काइट। इसी प्रकार से हम देखेंगे दूसरे एक एग्जाम्पल को, मैं कल बाजार क्यों जा रहा हूँगा? यहाँ भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन वर्ड क्यों है, इसकी इंग्लिश सबसे पहले हमको सेंटेंस के आगे लगानी होगी। तो वाई शैल आई बी गोइंग टू मार्केट टुमारो? सो स्टूडेंट, आई होप इस कॉन्सेप्ट को भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है। इतना सेंटेंस ट्रांसलेशन के बारे में आप समझ चुके हैं, तो टेंसेस की समस्या आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे फ्यूचर टेंस के अगले टेंस के बारे में, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हाँ स्टूडेंट्स, दिस इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हिंदी में पहचानेंगे तो उसकी पहचान के लिए कुछ वर्ड्स हैं, उनको हम देखेंगे। तो सेंटेंस के लास्ट में हम देखेंगे चुके होंगे, चुका हुआ, चुकी होगी। इस प्रकार के वर्ड्स किसी भी वाक्य के लास्ट में अगर आप देखेंगे तो नो डाउट वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही होगा। अब इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो वन बाय वन
के सभी सेंटेंस को जानेंगे, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव को भी। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की ही बात कर लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे करेंगे, उसका स्ट्रक्चर हम जान लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद विल, शैल और उसके साथ साथ हैव लगा करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट, वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, इसमें यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। एक एग्जांपल से हम जानेंगे इसका कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय इसका ध्यान रखेंगे। एक सेंटेंस लिखा है, चित्रकार एक चित्र बना चुका होगा। चित्रकार एक चित्र बना चुका होगा। आपने देख लिया है कि यहाँ चुका शब्द का यूज हुआ है, यानी ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। तो द पेंटर विल हैव पेंटेड ए पिक्चर। बहुत ही सिंपल तरीके से आपने इसको जाना। अब हम दूसरे इसके सेंटेंस को भी जानेंगे कुछ एग्जांपल की सहायता से। नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो नेगेटिव सेंटेंस, जैसे फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सब्जेक्ट विल, शैल, नॉट, हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ हमें केवल एक नॉट वर्ड को ही जोड़ा है, बाकी सभी स्ट्रक्चर अफर्मेटिव की तरह ही है। एक एग्जांपल को देख लेते हैं, चित्रकार एक चित्र नहीं बना चुका होगा। चित्रकार एक चित्र नहीं बना चुका होगा। तो इसकी अगर अंग्रेजी की बात करें, इंग्लिश कैसे बनाएंगे, द पेंटर विल नॉट हैव पेंटेड ए पिक्चर। एक और एग्जांपल देखें, लकड़हारा एक सूखा पेड़ नहीं काट चुका होगा। लकड़हारा एक सूखा पेड़ नहीं काट चुका होगा। अगर इसकी इंग्लिश की बात करें तो द वुड कटर विल नॉट हैव कट अ ड्राइड अप ट्री। सो स्टूडेंट, आई होप नेगेटिव सेंटेंस को भी अच्छे से आपने जान लिया है। यदि आप अफर्मेटिव जान गए हैं तो नेगेटिव जानने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बहुत सारे नियमों से बचा करके केवल एक ट्रिकी मेथड का यूज करते हुए केवल स्ट्रक्चर की हेल्प से ही आपको ट्रांसलेशन सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएं। तो फ्यूचर परफेक्ट के इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान कैसी है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस जनरली दो प्रकार के होंगे, जिनमें क्या शब्द शुरू में होगा अथवा क्या शब्द सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे जिनमें क्या शब्द सबसे आगे होगा। उसका स्ट्रक्चर होगा विल या शैल, देन सब्जेक्ट, हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और सबसे अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये लगाना आपको नहीं भूलना है। एक हिंदी के वाक्य को देख लेते हैं। क्या लकड़हारा एक सूखा पेड़ नहीं काट चुका होगा। एक सेंटेंस है हिंदी का लिखा हुआ। इंग्लिश बनाएंगे तब हम देखेंगे विल द वुड कटर नॉट हैव कट और ड्राइड अप ट्री। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने इसको देखा। अब हम देखेंगे एक दूसरे एग्जाम्पल को। क्या सुनील कुमार पतंग उड़ा चुका होगा। अगर इसकी इंग्लिश की बात करें तो विल सुनील कुमार हैव फ्लोन अ काइट। सो स्टूडेंट, आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी जान लिया है। अब हम इसके दूसरे इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी जानेंगे, जिनमें जनरली WH वर्ड्स का यूज किया जाता है। So student, one question for you. Write down all question words with their Hindi meaning. This is for you and mention in your comment section. Let's move. Future perfect tense के अगर हम interrogative sentence में ही हम बात करें WH वर्ड का यूज कैसे करेंगे, तब स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे और चेंज होगा तो स्ट्रक्चर को देख लें। सबसे पहले WH वर्ड होगा, उसके विल से सब्जेक्ट और हैव लगा करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद
ऑब्जेक्ट लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिव्या अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर चुकी होगी। एक हिंदी का वाक्य है जिसमें आप देख रहे हैं क्यों शब्द को वाक्य के बीचों बीच यूज किया गया है। अब इसकी इंग्लिश बनाते समय ध्यान देना है। वाई विल दिव्या नॉट हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क। एक और एग्जांपल से हम इसको देखेंगे। रोहित कौन सी पुस्तक खरीद चुका होगा। रोहित कौन सी पुस्तक खरीद चुका होगा। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय विच बुक विल रोहित हैव बॉट। आई होप यू गेट कंफ्यूज लिटिल बिट। थोड़ा सा आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर विच के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया है। तो मैं आपको बता दूं, पहले भी मैं बता चुका हूँ शॉर्ट वीडियो में कि विच, हु और हुज ऐसे वर्ड्स हैं इनके तुरंत बाद नाउन का यूज करते हैं, तब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं इंग्लिश के सारे सॉल्यूशन को देता हूँ। टेक्स्ट बुक रीडिंग, टेक्स्ट बुक, इसके अलावा लिटरेचर पार्ट भी, विशेष करके कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत से कंटेंट उपलब्ध कराता हूँ। तो ग्रामर के सभी टॉपिक को मैं इस पर धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ। बहुत सारे टॉपिक को मैंने वीडियो में कवर करके अपलोड भी किया है। यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप वो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले सेंटेंस की, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्यूचर टेंस का ये अंतिम टेंस है जिसको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे कैसे। हिंदी के वाक्यों हम देखेंगे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ साथ वाक्य में कुछ समय भी दिया गया होगा, तो हम पहचानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही एक टेंस है। देखेंगे सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, विल सेल के साथ हैव बीन लगा होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके ऑब्जेक्ट होगा और सेंटेंस के लास्ट में सिंस या फॉर के साथ समय भी जुड़ा हुआ होगा। तो स्टूडेंट, सिंस और फॉर के बारे में डिफरेंस मैंने कई बार बताया है, और यदि आप इसके बारे में डिफरेंस जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते तो जान करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सिंस और फॉर में क्या अंतर है, सिंस का यूज हम कब करेंगे और फॉर का यूज कब करेंगे। यदि आपको नहीं पता तब भी मुझे लिखें तो मैं इसको एक्सप्लेन करके इससे संबंधित एक वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा। एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे। आइसक्रीम विक्रेता 2 दिन से आइसक्रीम बेच रहा होगा। एक सेंटेंस है हिंदी में। इसको अगर ट्रांसलेशन करते हैं अभी बताए हुए स्ट्रक्चर का फॉलो करते हुए, तो आइसक्रीम सेलर will have been selling the ice cream for 2 days। तो इस तरीके से हमने इसको ट्रांसलेट करके देख लिया है। कुछ और एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। आइए बढ़ते आगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, द बुक सेलर will have been selling the book since the morning। पुस्तक विक्रेता सुबह से पुस्तक बेच रहा हुआ। ये एक हिंदी का वाक्य है। इसकी इंग्लिश की बात करें तो द बुक सेलर will have been selling the book since the morning। अब since के साथ morning के साथ since लगाया है, for 2 days के साथ हमने for लगाया। What's the difference between them? So you please mention in comment section। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कैसे हुए, तो इसका स्ट्रक्चर हम देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट will sell not have been, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर के साथ समय जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमने नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी समझ लिया है। अब इस पर आधारित कुछ हिंदी के वाक्यों को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। आइसक्रीम विक्रेता 2 दिन से आइसक्रीम नहीं बेच रहा होगा। एक हिंदी का वाक्य है। अब इसकी अंग्रेजी हमको बनानी है, तो अंग्रेजी बनाते समय हम देखेंगे आइसक्रीम seller will not have been selling the ice cream for 2 days। बहुत ही सिंपल तरीके से स्ट्रक्चर का यूज करते हुए हमने इसको ट्रांसलेशन करना सीख लिया है। अब हम
एक और एग्जांपल का यूज करेंगे। पुस्तक विक्रेता सुबह से पुस्तक नहीं बेच रहा होगा। इसका हम यूज करेंगे, द बुक सेलर विल नॉट हैव बीन सेलिंग द बुक्स सिंस द मॉर्निंग। आई होप दिस टेक्निक यू नो वेरी वेल। अगर आपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को समझ लिया है तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज लाएंगे। जैसे क्या शब्द सबसे पहले होगा तो बिल सेल को सबसे आगे, बिल सेल, सब्जेक्ट हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और उसके बाद टाइम। लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगाने से ही सेंटेंस का पता चलेगा कि दिस वन इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस। लेट्स मूव। यह हम देख रहे हैं, तो क्या पुस्तक विक्रेता सुबह से पुस्तक नहीं बेच रहा होगा। एक सेंटेंस है जो कि इंटरोगेटिव का है, तो विल द बुक सेलर नॉट हैव बीन सेलिंग द बुक सिंस द मॉर्निंग। अगर हम WH वर्ड का यूज करके देखें तो WH वर्ड बिल सेल, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम, इन द एंड दिस इज क्वेश्चन मार्क। तो एक एग्जांपल की हेल्प से इसको देखेंगे। आइसक्रीम विक्रेता 2 दिन से आइसक्रीम क्यों नहीं बेच रहा होगा। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक WH वर्ड का यूज करने वाला सेंटेंस है। तो व्हाई विल द आइसक्रीम सेलर नॉट हैव बीन सेलिंग द आइसक्रीम फॉर 2 days। सो स्टूडेंट, मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका अपनाते हुए फ्यूचर टेंस के सभी टेंस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस किया है। उनको बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से एक स्ट्रक्चर की हेल्प से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी इजी और आपने इसका लाभ उठाया होगा, जरूर सीखा होगा। अगर मेरी ये तरीका आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे वीडियोस को आप देख पाएँ और आने वाले वीडियोस को आप समय पर देख पाएँ। तो स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।